हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशंस। ओके, तो स्टूडेंट्स इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 1.3 का जो मैं सॉल्यूशंस आपको बताने जा रहा हूं, तो इसके पहले यदि आप इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियोज नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली आपको जो है वह इंट्रोडक्शन का वीडियोज देखना चाहिए। ओके, क्योंकि उसमें मैं सारा चीज़ बता देता हूँ कि जिसके बेसिस पे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो यदि आप उन वीडियोज़ को देखते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा, है ना, यानी कि क्वेश्चन में आपको बिल्कुल दिक्कत होगा ही नहीं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। और हालांकि मैं एक्सरसाइज 1.3 का जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट लिया हूँ, और इस टाइप के क्वेश्चंस जो है हर एक बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ओके, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं बच्चे उसको क्या करते हैं कि रट्टा मार लेते हैं और उसके बाद जो बोर्ड एग्जाम में जाकर के लिख देते हैं, है ना। लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम लोग जो है कंसेप्ट सीख रहे हैं। तो यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन को आप चुटकी में जो है बना सकते हो, बिल्कुल आपको ईजी लगेगा, ऐसा जो है मैं कह सकता हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिद्ध करें कि √5 जो एक अप्रमेय संख्या है। तो जैसा कि आपको भी मालूम है कि ये जो √5 है ये ऑलरेडी एक अप्रमेय संख्या है, क्योंकि इसका जब मैं वर्गमूल निकालूंगा तो नहीं निकलेगा, है ना। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये जो √5 है ये एक अप्रमेय संख्या है। तो बट मुझे साबित करना है कि ये अप्रमेय संख्या क्यों है, यानी कि कैसे है ये मुझे साबित करना है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि मुझे तो मालूम है कि ये अप्रमेय संख्या है, लेकिन ये जबरदस्ती से कह रहा है कि इसको साबित करो कि ये अप्रमेय संख्या है। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बाय कंट्राडिक्शन मेथड यानी कि विरोधाभास का जो है हम उपयोग में लाएंगे। तो हम ऐसा मान करके चल रहे हैं कि ये तो कह रहा है कि साबित करो कि ये अप्रमेय है, और जैसा कि मुझे भी पता है कि ये अप्रमेय है, तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो √5 है ये एक परिमेय संख्या है। थोड़ी देर के लिए मैं जो है एज्यूम कर रहा हूं, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे कि मान लेंगे कि ये जो √5 है एक परिमेय संख्या है, और इसमें जो लास्ट में जाकर के कुछ उल्टा सीधा दिखा देंगे, और इसको बाद में फिर से कहेंगे कि भैया देखो ये परिमेय नहीं बल्कि ये अपरिमेय ही है। ओके, तो इस तरीके से जो है मुझे साबित करना है। तो अभी फिलहाल कुछ देर के लिए मैं मान रहा हूं, यानी मानना कि √5 जो है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ओके, तो जब मैंने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का जो भी डेफिनेशन है उसको तो फुलफिल करना चाहिए। तो परिमेय संख्या का जो डेफिनेशन है वो आपको मालूम है कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पे p और q क्या हो, पूर्णांक हो। तो जब √5 एक परिमेय संख्या है तो इसको तो मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसको जो है हमने इक्वलिटी यानी इक्वल रख दिया किसके, p/q के, क्योंकि ये परिमेय संख्या यदि है तो p/q के रूप में होना चाहिए। तो √5 को जो हमने रख दिया p/q के रूप में। ओके, तो उसके बाद जो है p तथा q पूर्णांक है। और जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कि परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड डेफिनेशन यानी कि मानक रूप, तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो p और q है वो अभी फिलहाल है क्या, तो अभी फिलहाल इंटीजर्स है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ चीज़ें हम कट कर सकते हैं, तो फाइनली जो कट होंगी वहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो जो भी संख्याएं मिलेगी बस उसमें जो है मुझे कॉमन 1 मिलता हुआ दिखेगा, है ना। यानी 1 के अलावा कोई भी उसमें कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम उनमें जो है कट कर चुके हैं, है ना। सोचो जैसे p और q, जैसे अगर मैं लिखूँ 16/20, तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 4, और 20 को क्या लिख सकता हूँ 4×5 = 20। तो इस तरीके से हम कट कर रहे हैं, उसके बाद इस चीज़ों को लिख रहे हैं ना। तो यही मैंने आपको बताया था वहाँ पे भी परिमेय संख्या का बेस्ट डेफिनेशन यानी स्टैंडर्ड डेफिनेशन में भी। ओके, तो अब मैं कह रहा हूँ कि p और q में जो भी कॉमन है उसको मैंने कट कर दिया है। तो कट करने के बावजूद p और q में अब ऐसा मुझे कोई भी संख्या नहीं दिखाई देगा जो दोनों में कॉमन हो, सिवाय 1 के, है ना। सिर्फ 1 ही होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि p और q एक ऐसा संख्या है जिसमें 1 कॉमन है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि p और q यानी दो संख्या में यदि 1 का कॉमन हो यानी HCF1 हो, दोनों में कॉमन, इसका मतलब क्या है, HCF1 ही तो है। तो यदि दो संख्या का HCF1 रहता है तो उन संख्या को हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। ओके, तो इस तरीके से अब मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से चेक करो जरा, कि जो ये p और q है ये तो फिलहाल अभी ऐसा हम मान सकते हैं कि ये दोनों पूर्णांक है, बट जब मैं जैसे ही इन दोनों में कुछ चीज़ें कैंसिल करूंगा तो वो अब एग्जैक्टली वो वाला संख्या नहीं रहेगा।
चेक करो, जैसे यहाँ पे 16 था, यहाँ पे 20 था, तो यहाँ पे अब जो कैंसिल करने के बाद 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 5। तो उसी तरह से यहाँ पे P और Q जो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अभी तो ये पूर्णांक है, बट मैं जैसे इन दोनों में कैंसिल कर दूंगा तो P और Q नहीं रहेगा, बल्कि दूसरा कुछ मिलेगा। तो अब मैं लिख रहा हूं कि नाउ √5 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, है ना, m अपॉन n मैंने नाम दे दिया। और m और n है क्या, तो m और n जो है, m n सह अभाज्य है, क्योंकि P और Q में कट करने के बाद जो भी बचा होगा उसमें तो 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जैसे सपोज दैट यहाँ पे देख सकते हैं 4 और 5, तो इस तरीके से 4 और 5 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, तो इस तरीके से जो भी बट कट करके बचा है उसको मैंने m और n नाम दिया, और m n को हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या, क्योंकि उसमें 1 के सिवाय कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। ओके, तो इतना करने के बाद अब मैं क्या कह रहा हूं कि √5 जो m अपॉन n है। तो अब यहां से मैं एक चीज कह रहा हूं कि अब आप यहां से दोनों तरफ स्क्वायर करो। क्या करो, स्क्वायर, क्योंकि मुझे साबित करना है ना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, इतना करने के बाद हर एक क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे हम इधर स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर यानी अप्रमेय संख्या है, तो एग्जैक्टली हमको क्या मिलेगा, परिमेय संख्या। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 मिलेगा, वो तो परिमेय हो जाएगा ना। तो इस वजह से जो है हम कर रहे हैं क्या, दोनों तरफ का स्क्वायर। तो दोनों तरफ वर्ग मीन्स स्क्वायर, है ना, स्क्वायर लेने पर तो लेते दोनों तरफ का स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा √5 का स्क्वायर और इधर होगा हमारा क्या, तो m अपॉन n का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको करते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इधर हो जाएगा हमारा 5 और इधर हो जाएगा हमारा m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ओके, तो करते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हमारा क्या होगा, m स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू n स्क्वायर। ओके, तो ये जो हमारा रिजल्ट मिला, तो इसको हम समीकरण फर्स्ट बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ से चेक करो, ये बहुत बढ़िया रिजल्ट है, और जो चीज़ें मैंने आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया था वो यदि आपको क्लियर है तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी है। तो m स्क्वायर इंटू 5 इंटू n स्क्वायर, तो इस तरीके से एक चीज़ मैं आपको कह सकता हूँ, बहुत ध्यान से चेक करो, कि कोई संख्या इक्वल टू समथिंग इंटू समथिंग। तो जैसे अगर मैं लिख दूं कि 20 इंटू 4 गुने 5, है ना, यानी कि ये संख्या इक्वल टू समथिंग इंटू समथिंग। तो इसका मतलब है कि जब इन दोनों समथिंग को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला रिजल्ट आता हुआ दिखेगा। यदि 3 संख्या रहेगा तो तीनों संख्या को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला संख्या आता हुआ दिखेगा। क्लियर है बात। तो यहाँ से एक और मैं रीजन निकाल रहा हूँ, इन कंक्लूजन निकाल रहा हूँ कि इसमें जितना भी समथिंग टाइप का है, तो उस समथिंग से यदि मैं इस संख्या में एग्जैक्टली भाग दे दूं तो शेषफल 0 मिलेगा। ओके, चेक कर लो, क्योंकि 4 से मैं 20 में भाग दूंगा तो शेषफल कितना मिलेगा, 0। 5 से मैं 20 में भाग दूंगा तो शेषफल कितना मिलेगा, 0। यानी मेरा कहने का मतलब है कि यदि इधर वाले समथिंग से मैं इधर में यानी ये जो संख्या है इसमें भाग दे दूं तो भाग लगेगा, ऐसा नहीं है कि भाग नहीं लगेगा। ओके, तो भाग इसमें जो है लगेगा। तो इसी तरीके से मैं कह सकता हूं कि चलो m स्क्वायर जो है कोई तो नंबर होगा, और 5 इंटू n स्क्वायर, और n स्क्वायर भी कोई तो नंबर होगा। तो n5 यहाँ पे नंबर है एग्जैक्टली। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि m स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू समथिंग, यानी कि समथिंग इंटू समथिंग। तो इस तरीके से यहाँ से मैं बोल सकता हूं कि ये जो 20 है 4 से विभाज्य है ना। तो इस तरह से मैं ये भी कह सकता हूं कि 20 जो है 5 से विभाज्य है। तो इस तरह से मैं यहां भी कह सकता हूं कि m स्क्वायर जो है ये 5 से विभाज्य है। ओके, क्लियर है बात। तो यहां से हम लिखेंगे कि m स्क्वायर जो है ये 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। यहां तक क्लियर है बात। तो यदि यहां तक आपको क्लियर है तो मैंने आपको इंट्रो वीडियो में यह भी बताया था कि यदि हमारे पास कोई अभाज्य संख्या है जैसे 2, तो 2 से यदि किसी संख्या के स्क्वायर में भाग लग रहा है तो उस संख्या से यानी उस अभाज्य संख्या से जो भी संख्या का वर्ग में भाग लग रहा है उस संख्या में भी उस अभाज्य संख्या से भाग लगेगा। चेक करो, जैसे 2 यहाँ पे क्या है, प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर।
तो यदि 2 से भाग लग रहा है, सपोज करो 16 में, है ना, तो 16 में तो 2 से भाग लग ही रहा है, तो 16 है किसका स्क्वायर, तो 4 का, तो 2 से डेफिनेटली इस 4 में भी भाग लगेगा। और ये जो है स्टेटमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यदि आप उसको मिस आउट कर चुके हैं तो प्ले लिस्ट में होगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो बात करते हैं यहाँ पे कि एम स्क्वायर, देखो ये 5 है क्या, तो अभाज्य संख्या है, तो एम स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एम भी 5 से विभाज्य होगा। ओके, तो जिन सारी चीज़ों का डिस्कशन मैंने ऑलरेडी आपको करवाया है, तो उसका जो उपयोग कहीं ना कहीं यहाँ पे हम कर ही रहे हैं ना। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एम भी जो होगा ये 5 से विभाज्य यानी कि डिविजिबल होगा, 5 से विभाज्य है। ओके, तो इस तरीके से हमने जो है लिख दिया। अब जब यहाँ पे कह रहा है कि यम 5 से विभाज्य है, तो इसका मतलब है कि जब m जो है 5 से विभाज्य है तो इसका शेषफल कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। तो विभाज्य है, इसका मतलब से भागफल तो कुछ दे रहा है ना, तो लेकिन शेषफल उसका 0 है, तो भागफल तो कुछ मिल रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक चीज और इंक्लूड कर सकते हैं कि m जो है 5 से विभाज्य है, तो यानी कि जैसे ही मैं m को किससे भाग करूंगा, 5 से, तो मुझे तो कुछ मिलेगा, शेषफल 0 मिलेगा लेकिन भागफल में कुछ मिलेगा। यानी m को जब जैसे ही मैं 5 से भाग दूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, कोई नंबर मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, मतलब कुछ तो मिलेगा, लेकिन शेषफल कितना रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, m जो है 5 से विभाज्य है। ओके, तो यदि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना मिलेगा, m इक्वल टू 5k। ओके, तो m का मान हम इस समीकरण में पुट करेंगे, समीकरण नंबर 1, तो इसी वजह से जो इसको हमने समीकरण नंबर 1 कहा था। तो यहाँ से हम लिखते हैं m का मान फर्स्ट में रखने पर, तो m का मान यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे हम रखेंगे m, तो m बराबर कितना, 5k, है ना। तो सबसे पहले तो हम समीकरण लिख लेते हैं फर्स्ट वाला, तो m स्क्वायर इक्वल टू कितना, 5 इंटू एन स्क्वायर। तो m के जब हम कितना पुट करेंगे, 5k, तो 5k का स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू एन स्क्वायर। ओके, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू के स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू एन स्क्वायर, 5 पंजे 25, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 5k स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से मैंने जो इसको कैलकुलेशन सिर्फ किया है। तो यहाँ से एक चीज चेक करो कि अब मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, एन स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर, है ना। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, एन स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू के स्क्वायर, और बिल्कुल वही बात कि एन स्क्वायर इंटू समथिंग, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, एम स्क्वायर इंटू समथिंग, तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि 5 से ये जो एन स्क्वायर है ये विभाजित होगा, यानी एन स्क्वायर जो है ये 5 से विभाजित होगा। यदि आप अभी भी कंफ्यूज में, तो मैं एक बार और बता देता हूँ। जैसे यदि कोई यहाँ पे नंबर है और इस नंबर को मैं लिख रहा हूँ किसी संख्या के प्रोडक्ट के इक्वल, जैसे यहाँ पे सपोज करो 16, तो 16 को तो मैं लिख सकता हूँ 4 गुने 4। तो कहने का मतलब है कि यदि संख्या का समथिंग इंटू समथिंग इक्वल आ रहा है संख्या के, तो उस समथिंग से इस संख्या में डेफिनेटली भाग लगेगा। तो बस यही तो यहाँ पे है कि ये सपोज करो स्क्वायर वगैरह छोड़ो, ये कोई संख्या है, तो ये संख्या इक्वल क्या है, समथिंग इंटू समथिंग, तो कहने का मतलब है कि इस समथिंग से इसमें भाग लगेगा। तो वही तो मैं लिख रहा हूँ कि एन स्क्वायर में, यानी कि एन स्क्वायर में जो है 5 से भाग लगेगा, यानी कि 5 से जो है एन स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ओके, तो बस सीधी सी बात है। तो मैंने आपको स्टेटमेंट भी बताया था कि यदि कोई किसी अभाज्य संख्या से, यदि किसी संख्या का स्क्वायर में भाग लग रहा है, तो एग्जैक्टली वह संख्या भी उसमें, यानी उस संख्या में उस अभाज्य से भाग लगेगा। तो वही बात अब हम करेंगे कि यह अभाज्य संख्या से n का स्क्वायर में भाग लग रहा है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि n में 5 से भाग लगेगी, n में, यानी n जो है 5 से विभाज्य होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। बस हमारा काम हो गया। और भाई चेक करो कि यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि m जो है ये 5 से विभाज्य है, m जो है ये 5 से विभाज्य है, n जो है 5 से विभाज्य है, होगा मतलब वही है। और एक चीज बहुत कायदे से चेक करो, बहुत ध्यान से चेक करो कि ऊपर में हमने कहा कि m और n सह अभाज्य है, मीन्स m और n में एक के अलावे कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप क्या कह रहे हो
कि m जो है 5 से विभाज्य है। और विभाज्य कब होता है? जब उस संख्या में 5 अवेलेबल होगा तभी तो भाग लगेगा। अगर मैं कह दूं कि 20 जो है 4 से भाग लगता है तो ऐसे थोड़ी लगेगा, जब इसमें 4 नहीं होगा तो भाग कैसे लगेगा? तो कहने का मतलब है कि जब m 5 से विभाज्य है तो इसमें कहीं ना कहीं 5 होगा, n 5 से विभाज्य है तो इसमें कहीं ना कहीं 5 होगा। तो भाई ऊपर आपने तो कहा कि m और n सह अभाज्य, यानी कि इसमें कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, बट यहाँ पे आप कह रहे हो कि m और n दोनों में जो है 5 उभयनिष्ठ है। तो कहीं ना कहीं हम चीज़ों को गलत करके ले आए हैं। तो आखिरकार में हमने गलत कहाँ किया? तो हमने गलत यहीं पे किया कि माना कि जो है √5 एक परिमेय संख्या है। मुझे ऐसा नहीं मानना चाहिए था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √5 है क्या? तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है बात? तो यहां से फाइनली हम लिख सकते हैं कि चूंकि m तथा n सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, जिसमें यहां के बाद में यहां लिख रहा हूं, जिसमें वन के सिवाय कोई संख्या कॉमन नहीं हो सकता है, कॉमन नहीं हो सकता है। जो यहाँ पे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो हमारे, और यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें जो है 5 कॉमन है। यहाँ पे मैंने क्या कहा कि m और n में, यानी m n सह अभाज्य है, इसमें एक के सिवाय कोई कॉमन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि 5 जो है दोनों में कॉमन है, m में भी और n में भी, तभी तो भाग लग रहा है ना। तो यहाँ से मैं रीजन लिख सकता हूँ कि जो हमारे मानने के विरुद्ध है, यानी कि यहाँ पे हमने कह दिया कि 5 कॉमन है, यानी कि हम विरुद्ध कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं कि अतः हमारा मानना गलत है। और गलत क्या है? यानी कि जो हमने माना है वही गलत है। तो हमने क्या माना है? तो हमने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो यानी अब हम उल्टा मानेंगे, है ना, क्योंकि ये गलत साबित हो रहा है ना। तो अब हम बोलेंगे कि √5 जो है एक अपरिमेय है। ओके, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं प्रूव्ड। तो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। तो इस तरीके से यदि √3 भी यहाँ पे रहता तो सेम प्रोसेस हम करते हैं। ओके, तो हालांकि ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है नहीं, यदि आपको जो है हर एक कंसेप्ट क्लियर हो तब। तो मैंने आपको जो अच्छे से समझाने की कोशिश किया भी है। तो डेफिनेटली यदि आपको समझ में आया है तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, और उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हो। ओके, थैंक यू।